हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी जो टॉपिक है वो है अस्टिलेगो। लास्ट क्लास में हमने किया था जो कवक थी अक्सीनिया, इसके बारे में हमने जनरल कैरेक्टर्स देख लिए थे, इसकी क्लास देखी थी, उसके क्लास के कैरेक्टर्स देखे थे। फिर हमने पक्सीनिया का कल की क्लास में देखा था कि इसके अंदर जो जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होता है, वो कहाँ कंप्लीट होता है, कैसे कैसे कंप्लीट होता है। तो आज हम नेक्स्ट कवर करने जा रहे हैं वो है अस्टिलेगो। ये अस्टिलेगो भी बेसिडियोमाइकोटिना क्लास की ही कवक है जो क्या करती है, पादपों में रोग फैलाने का काम करती है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम इसका ऑर्डर यानी कि इसका गण देखेंगे कि जो अस्टिलेगो होती है इसका ऑर्डर यानी कि गण कौन सा होता है। तो इसका गण होता है अस्टिलैगिनेलीज, अस्टिलैगिनेलीज। अब हम देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो जो अस्टिलेगो कवक है उसके अंदर लगभग 40 वंश पाए जाते हैं और उस 40 वंश के अंदर लगभग 1000 जातियां पाई जाती हैं। 1000 जातियां पाई जाती हैं और इन 1000 जातियों में से जो कवक होती हैं वो आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर लगभग 75 कुल जो 75 फैमिलीज होती हैं एंजियोस्पर्म की 75 फैमिलीज के अंदर ये क्या करते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं और उनके अंदर क्या फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। जो अधिकांश जातियां होती हैं वो साइपरेसी तथा ग्रेमिनी कुल पर सबसे ज्यादा रहती हैं, ग्रेमिनी कुल पर। जो अधिकांश जातियां हैं 1000 जातियों में से मान सकते हैं हम कि 700 या 800 लगभग जो जातियां हैं वो ग्रेमिनी और साइपरेसी कुल के ऊपर रहती हैं, उनके ऊपर अपना रोग फैलाती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इन कवकों को कज्जल या कंड कवक भी कहते हैं, कंड कवक भी कहते हैं। और इनके द्वारा जो रोग फैलता है, कंड कवक के द्वारा जो रोग फैलता है अस्टिलेगो के द्वारा, उसको स्मट डिसीज भी कहते हैं, स्मट डिसीज यानी कि स्मट रोग भी कहते हैं। वापिस से देखते हैं कि इन अस्टिलेगो के द्वारा जो रोग फैलाया जाता है उसको कज्जल या कंड कवक रोग भी कहते हैं। इंग्लिश में हम बात करें तो स्मट डिसीज भी कहते हैं। अब हम देखेंगे जो ये स्मट होता है, स्मट जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों जो स्मट होता है इसका मतलब होता है कि परपोषी, परपोषी के ऊपर बीजाणुधानियों के द्वारा, जो बीजाणुधानी होती है उन बीजाणुधानी के समूहों के द्वारा उत्पन्न गहरे काले रंग के बीजाणु या बीजाणु के समान जो चूर्ण प्राप्त होता है, चूर्ण पाया जाता है, उसको स्मट कहा जाता है। बीजाणु या बीजाणु पाउडर भी कह सकते हैं, उसको कहा जाता है स्मट। नेक्स्ट देखते हैं, इन बीजाणुओं को टीलियो बीजाणु। अब जो ये बीजाणु होते हैं, ये बीजाणु का जो पाउडर है या ये जो बीजाणु जिनका निर्माण बीजाणुधानी समूहों के द्वारा किया जाता है वो कहलाते हैं टीलियो बीजाणु, क्लेमाइडो बीजाणु, ब्रांड बीजाणु या फिर अस्टो बीजाणु भी कहते हैं, अस्टो बीजाणु भी कहते हैं। बच्चों ये उन बीजाणु के नाम हैं जो बीजाणुधानी के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अस्टिलेगो के द्वारा बीजाणुधानी में जो उत्पन्न होते हैं बीजाणु उनको बोलते हैं टीलियो बीजाणु, क्लेमाइडो बीजाणु, ब्रैंड बीजाणु और या फिर अस्टिलेगो अस्टि बीजाणु भी कहते हैं। जो बीजाणुधानी समूह हैं इनके द्वारा अलग अलग परपोषियों पर, अगर हम बात करें ग्रेमिनी कुल की अगर बात करें तो इसके ऊपर कोई अलग प्रकार के अंगों में विकसित होंगे बीजाणु। अगर हम साइप्रेसी कुल की बात करें तो इसके ऊपर अलग अंगों में बीजाणुधानी विकसित होगी। तो इस प्रकार ये अस्टिलेगो होती है। ये इसके बारे में ओवरऑल एक व्यू हो गया कि इसकी कितनी जातियां पाई जाती हैं, ये कौन सा रोग फैलाती हैं, इनके द्वारा बीजाणु उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहते हैं और ये किन किन अंगों में ये विकसित होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में।
अब हम बच्चों देखते हैं जो ऑर्डर अस्टिलैगिनिलीज है, इसके मुख्य लक्षण यानी कि मेन कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्डर अस्टिलैगिनिलीज। सबसे पहले इनका जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है इन सभी कवकों को स्मट फंजाई। स्मट फंजाई हमने बताया था क्योंकि इसके जो बीजाणुधानी होती हैं, बीजाणुधानी, उन बीजाणुधानी समूहों से क्या बनते हैं, चूर्ण के समान, चूर्ण के समान बीजाणु बनते हैं, जो क्या होते हैं चूर्ण के समान बीजाणु, या फिर इनको पर्नेल के समान बोलते हैं, इसलिए इनको स्मट फंजाई बोला जाता है। और ये स्मट फंजाई क्या करते हैं, पादपों के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं और उस रोग को कहते हैं कंड रोग, उस रोग को कहते हैं कंड रोग। इंग्लिश में बोले तो स्मट डिसीज भी कहते हैं, इसलिए इसको स्मट फंजाई नाम दिया गया, किनको, अस्टिलैगो को। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं ये कवक विकल्पी मृतोपजीवी। विकल्पी का मतलब ऑप्शनल, मृतोपजीवी यानी कि मृत जीवों के ऊपर रहने वाले ये होते हैं, तथा परपोषी के फूल, और जिन परपोषियों के ऊपर रहते हैं यानी कि जिन पादपों के ऊपर ये अपना संक्रमण करते हैं, रोग फैलाते हैं, तो उस दौरान ये मुख्यतः उनके जन्म यानी कि उनके फूल व उनके बीज के नष्ट करने का काम करते हैं। अब फूल व बीज नष्ट हो जाएंगे तो यानी कि पादप की जो अगली पीढ़ी है वो नहीं आ पाएगी। इनकी वृद्धि से परपोषी मृत नहीं होते, जो जिन भी पादपों के ऊपर ये संक्रमण करते हैं उनसे ये लगातार पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन वो पोषण प्राप्त करने के कारण उन परपोषियों की मृत्यु नहीं होते, लेकिन उनकी जो जीवन क्षमता है यानी कि उनकी जो लाइफ स्टैंडर्ड है, लाइफ की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, और उनकी जो ग्रोथ है यानी कि उनकी जो वृद्धि है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कवक जाल, यानी कि जो मान लीजिए कोई प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर अगर हम मान लीजिए गेहूं के पादप की बात करें या किसी भी पादप की बात करें जिनके ऊपर ये अपना रोग फैलाते हैं, तो उनके ऊपर ये क्या करते हैं, पत्तियों के ऊपर, अगर हम इसकी ब्रांच की बात करें तो पत्तियों के ऊपर ये क्या करेंगे, अपना जाल बिछा लेंगे, यहाँ पे अपना जाल बिछा लेंगे, क्योंकि ये केवल एक संख्या में एक नहीं होता, बहुत सारी संख्या में होते हैं, असंख्य होते हैं, तो जिससे क्या होते हैं, जाल समान दिखाई देते हैं। जब ये पत्तियों के ऊपर अपना संक्रमण कर लेते हैं तब इनको बोलते हैं कवक जाल, यानी कि अस्टिलैगो या कोई भी जाति हो सकती है वो कवक की, तो वो कवक जाल कहलाता है। तो कवक जाल परपोषी के अंगों में, यानी कि ये इसके अंगों में, चाहे हम पत्ती की बात करें या इसके तने की बात करें, इसके अंगों के अंदर अंतराकोशिक अवकाशों में ये अपना संक्रमण करते हैं, अंतराकोशिक अवकाशों में संक्रमण करते हैं ये। अब क्योंकि ये संक्रमण सीधा अवकाशों में कर रहे हैं, अंगों के अंदर कर रहे हैं, इस कारण इनमें विशेष प्रकार के चूषकांग नहीं पाए जाते, क्योंकि हमें ये बात पता है कि जो परजीवी होते हैं उनके अंदर चूषकांग पाए जाते हैं, जिससे वो अपना पोषण है वो परपोषी से प्राप्त कर पाए। लेकिन हमें ये बात यहाँ पता लग रही है कि ये जो अंतराकोशिक अवकाशों के अंदर ही अपना संक्रमण करते हैं, अपना निवास करते हैं, तो इसलिए इनमें फिर चूषकांग की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती, तो इसलिए इनमें विशेष प्रकार के चूषकांग पाए भी नहीं जाते। अब हम इनका आर्थिक महत्व देखते हैं। आर्थिक का मतलब होता है धन से, धन कह दे, चाहे हम मनी कह दें या रुपया कह दे, कि वो इसमें जो अस्टिलैगो है वो अपनी क्या भूमिका निभाता है। तो आर्थिक महत्व के अंदर अगर हम बात करें तो ये आर्थिक रूप से अत्यंत हानिप्रद है। हानिप्रद है मतलब ये क्या करता है, फसलों को नुकसान पहुंचाता है। जिन फसलों के ऊपर लग जाएगा, जिन पादपों के ऊपर लग जाएगा, उनकी वृद्धि रुक जाएगी। वृद्धि रुकेगी तो मतलब उनके अंदर जो फल है वो नहीं लग पाएंगे, जो फसलें हैं वो नहीं लग पाएंगी, जिससे क्या होगा, हानि ही हानि होगी। फसली पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं, हमें ये बात पता ही है, रोग उत्पन्न करेंगे तो उनकी वृद्धि कम हो जाएगी, उनकी जीवन क्षमता है वो भी कम हो जाएगी, तो जिससे फसलें बन नहीं पाएंगी, पूरी परिपक्व नहीं हो पाएंगी, जिससे फिर करोड़ों रुपए की हानि होती है प्रति वर्ष। अब जो कवकें होती हैं वो क्या करती हैं, दाने, अगर हम गेहूं की बात करें,
ट्रिटिकम एस्टिवम की बात करें तो इस पौधे पे लगने के बाद ये क्या करती हैं, जो इसके दाने होते हैं या तो उसको प्रभावित करेगी या फिर पूरे पुष्पक्रम को प्रभावित करेगी, जिस कारण क्या होता है, फसलें नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। अब जब फसलों में हमें प्राप्त क्या होते हैं, अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं के अंदर हमें दाने ही तो प्राप्त होते हैं फसल के रूप में, यही उसका बीज होता है। तो जब हमने ये तो बात पढ़ी है कि ये क्या करती हैं, या तो इसके दानों पे या पुष्पक्रम को ये क्या करेंगी, नष्ट करेंगी। यही बात हमने ऊपर पढ़ी थी कि फूल व बीज को नष्ट करती हैं जो जरनान होते हैं इनके। तो इस प्रकार ये करोड़ों रुपए की हानि पहुंचाते हैं। जिस प्रकार हमने पक्सिनिया पढ़ा था वो भी हानिकारक है, इसी प्रकार अस्टिलैगो कवक है वो भी बहुत हानिकारक है। अब हम बच्चों देखते हैं जो अस्टिलैगो है उसके अंदर जो स्मट कवकें होती हैं, यानी कि जितने भी प्रकार के अस्टिलैगो की जितनी भी जातियां पाई जाती हैं उनको हम स्मट फंजाई या स्मट कवक कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो स्मट कवकें हैं उनके द्वारा जो होने वाले महत्वपूर्ण रोग हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गेहूं का अनावृत कंड रोग। ये हमने प्रैक्टिकल में भी हमने लिखा था, गेहूं का जो अनावृत कंड रोग होता है यानी कि जो क्या होता है, कवकों के द्वारा होने वाला रोग होता है। और जो ये कवक की जाति है अस्टिलैगो न्यूडा, अस्टिलैगो न्यूडा, इसकी जो किस्म होती है, किस्म ये ट्रीटिसाई, ट्रीटिसाई। इस अस्टिलैगो न्यूडा ट्रीटिसाई के कारण गेहूं का अनावृत कंड रोग होता है, जो भारत में सबसे ज्यादा गेहूं को नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। फिर हम दूसरे रोग की बात करें जो कि है जौ, ये भी अनावृत कंड रोग कहलाता सॉरी अनावृत कंड रोग कहलाता है। और जो अस्टिलैगो न्यूडा रोग होता है ये क्या करती है, ये जाति अस्टिलैगो की न्यूडा जाति है जो क्या करती है, जौ में भी अनावृत कंड फैलाने का काम करती है। यदि अस्टिलैगो न्यूडा गेहूं में लगेगी, गेहूं पर संक्रमण करेगी तो ये गेहूं का अनावृत कंड रोग हो जाएगा। यदि अस्टिलैगो न्यूडा जौ के पादपों पर, जौ की फसल पर अपना संक्रमण करेगी या रोग फैलाएगी तो वो जौ का अनावृत कंड रोग हो जाएगा। अब हम तीसरे रोग की बात करें वो होता है गन्ना। गन्ने में जो रोग होता है अस्टिलैगो साइटेमिनी के कारण उसको बोलते हैं चाबुक स्मट। चाबुक के समान पादपों की जो गन्ने की जो संरचना हो जाती है, इस कारण ये अस्टिलैगो साइटेमिनी के कारण होती है। ये तीसरा रोग हो गया। अब हम फोर्थ बात करें सरसों, ये भी एक आर्थिक महत्व का पादप है सरसों। मूलों का पिटिका कंड, इसके अंदर जो रोग फैलाने वाली जाति होती है कवक की, या हम बोले स्मट कवक की, तो वो होती है यूरिसिस्टिस ब्रेसिकी। यूरिसिस्टिस ब्रेसिकी, ब्रेसिका से हमें पता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है, तो उसे हम याद रख सकते हैं ये नाम कि ये सरसों के अंदर अपना रोग फैलाता है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ये होता है सरसों का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम बोल सकते हैं हम, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो यूरिसिस्टिस ब्रेसिकी मतलब सरसों की मूलों के अंदर। अब मूल बोलते हैं जड़ों को, यानी कि जो ये कवकें होती हैं ये अपना संक्रमण जड़ों के अंदर करती हैं, जिससे जड़ों का हमें पता है जो मुख्य काम रहता है वो भूमि से जल अवशोषण, प्लस जल तो करती है प्लस खनिज लवणों का भी अवशोषण करती है। तो इन दो चीजों का मुख्य कार्य रहता है जड़ का। प्लस जड़ क्या करती है, पादप को भूमि के अंदर स्थायी रखती है, यानी कि उसको रोकने का कार्य करती है। प्लस मुख्य काम जो होता है वो होता है जड़ों का भूमि से जल प्लस खनिज लवण का अवशोषित करना, जिससे वो पूरे पादप को आगे ट्रांसफर करती है। अब जब ये कवकें यानी कि जो अस्टिलैगो की जाति है यूरिसिस्टिस ब्रेसिकी है, ये जब इसके अंदर लग जाएगी तो क्या करेगी, इनको भूमि के अंदर जल व खनिज लवणों के अवशोषण में अवरोध पैदा करेगी, जिससे फिर पादप की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो ये कहलाता है सरसों का मूलों का पिटिका कंड रोग। ये चार प्रकार के हमने यहाँ पे शो किए हैं, बाकी और भी बहुत प्रकार के, जैसे गेहूं के और भी बहुत से प्रकार के, झंडा कंड भी बोलते हैं, झंडा रोग भी बोलते हैं, और भी बहुत प्रकार के जो रोग होते हैं जो विभिन्न प्रकार की जातियों के द्वारा फैलाए जाते हैं।
अब हम देखेंगे संक्रमण विधि। संक्रमण का मतलब होता है कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और वहां के पादप को या वहां के किसी भी अन्य जीव को रोग ग्रसित करना, संक्रमित करना, तो वो संक्रमण कहलाता है। और विधि का मतलब होता है कि वो किस विधि द्वारा अपना संक्रमण करते हैं, रोग फैलाते हैं एक पादप से दूसरे पादपों के अंदर। मान लीजिए कोई यहाँ पे फसलें हैं, ठीक है जी, अब यहाँ वाले पादप क्या है, वो रोग ग्रसित है, तो हवा के माध्यम से भी दूसरे जगह पे के फसलों को भी संक्रमित किया जा सकता है, या इस पादप के द्वारा जो बीज बनेगा और उससे नया पादप बनेगा वो भी ऑलरेडी संक्रमित होगा। तो अब हम देखते हैं जो अस्टिलैगो के अंदर होते हैं, जातियां होती हैं, वो अपना संक्रमण किन विधियों के द्वारा करती हैं। तो सबसे पहले होता है नवोद्भिद संक्रमण। नवोद्भिद का मतलब होता है कि जब बीज नया अंकुरित होगा, ये भूमि में प्लांट लगा हुआ था, कोई भी गेहूं का मान लेते हैं, तो इसका जो बीज बना वो ऑलरेडी क्या था, संक्रमित था। संक्रमित बीज, अब जो संक्रमित बीज था वो भूमि में जाएगा और वहां से नया पादप बनेगा, तो नया पादप क्या होगा, ऑलरेडी संक्रमित होगा। और जो ये कवकें हैं ये इसके बीज के प्रांकुर चोर पर अपना संक्रमण करती हैं, जिससे जब नया पादप उगता है तो वो भी क्या होगा, रोगग्रस्त होगा। ठीक है जी, तो ये कहलाता है नवोद्भिद संक्रमण। अब हम दूसरी बात करें, इसके अंदर रहते हैं टीलियो बीजाणु। ये भी एक याद रखने वाली बात है कि इसके अंदर टीलियो बीजाणु होते हैं जो क्या करते हैं, संक्रमण का कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं भ्रूण संक्रमण। भ्रूण संक्रमण से मतलब है कि जो अधिकांश जातियां होती हैं वो क्या करती हैं, पुष्पन के समय संक्रमण करती हैं। पुष्पन के समय संक्रमण, तो जिससे क्या होगा, ये जब बीजाणु है जो वो वर्तिकाग्र पर होते हैं अंकुरित, और ये वर्तिकाग्र से नीचे गिरते हुए वर्तिका के माध्यम से जाते हुए अंडाशय तक पहुंच जाते हैं, और इन अंडाशयों के अंदर चलकर अपना क्या करते हैं, जो भ्रूण बढ़ता है उसके अंदर संक्रमण कर देते हैं। तो इस कारण ये भ्रूण संक्रमण कहलाता है। और तीसरा जो संक्रमण का तरीका है वो है वायु जनित, यानी कि हवा के माध्यम से, जो हमने यहाँ पे बात करी थी कि मान लीजिए कोई एक जगह है, जिस जगह के अंदर, खेत के अंदर बहुत सारे पादप हैं, यानी कि गेहूं के पादप हैं या सरसों के पादप हैं हम बात करें, तो वहां से हवा के द्वारा जो बीजाणु होते हैं वो उड़कर किसी अन्य स्थान की फसलों के पादप के अंदर फैल सकते हैं, तो ये वायुजनित संक्रमण कहलाता है। तो इस प्रकार जो अस्टिलैगो की जो जातियां होती हैं वो अपना संक्रमण करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर और एक पादप से अन्य पादपों पर अपना रोग फैलाती हैं। इन पादपों के द्वारा इन कवकों के द्वारा जो रोग फैलाया जाता है उनको बोलते हैं स्मट रोग या कंड रोग भी बोलते हैं।